दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 मार्च। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज की बिहार न्यूज़ में क्या होने वाला है, हेडलाइन के माध्यम से एक छोटी सी झलक देखते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के स्टूडेंट के बैंक खाते में जल्द आएगी बड़ी रकम। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया बड़ा ऐलान। 16 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बनेगा खादी मॉल। बिहार में मोटरसाइकिल और कार वालों के लिए लागू किया गया है नया नियम। बहुत जल्द गाड़ियों के अगले शीशे पर फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना होगा अनिवार्य। बिहार में भीषण डकैती, 30 की संख्या में आए हथियारबंद डकैत, लूट ले गए लाखों की संपत्ति। बिहार में मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच शुरू, जल्द आएगी रिजल्ट। पटना वाले खान सर की फिल्म हीरोइन रवीना टंडन हुई फैन, बोली विश्व गुरु। अब बात विस्तार से तो बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारी शुरू हो गई है। जहां खबर के अनुसार छात्र छात्राओं को यह पैसा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत दिया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द पैसों की राशि भेजी जाएगी। दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष में योजना की राशि की निकासी विशेष कारणों से कोषागार से नहीं की जा सकी थी, जिसके कारण छात्र छात्राओं को पैसे मिलने में देरी हो रही है। लेकिन अब पैसा निकाल लिया गया है। जल्द ही डीबीटी के माध्यम से पैसा खातों में भेज दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि इस बार मौसम में काफी बदलाव हो रहा है। हर बार होली में गुलाबी ठंड रहती थी, लेकिन इस बार होली से पहले ही सूर्य ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में होली आते आते धूप और गर्म हो जाएगी। इस बार लोगों को होली में गर्मी का सामना करना पड़ेगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि दिन का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब मौसम का ये मिजाज कमोबेश कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, पूरा सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में देखने को मिलेगा। इस दौरान बारिश के बिल्कुल भी आसार नहीं है। जहां आसमान में बादल भी छाए नहीं रहेंगे, मौसम साफ रहेगा। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ऐसे में इस बार जल्द ही ठंड गायब हो जाएगी। बढ़ती गर्मी में पशुपालक किसान अपने पशुओं को पर्याप्त मात्रा में ताजा और स्वच्छ पानी पिलाने के साथ ही 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सर को मिलाकर के प्रतिदिन खिलाएं, ताकि पशु स्वस्थ रहे। इसके साथ ही पशुओं को तेज धूप में दोपहर के समय ना बांधें। इस बात का हमेशा से ही आप ध्यान रहें। जी हाँ, पशुओं की सेहत को लेकर के भी सतर्क रहें। बदलते मौसम में आप अपनी सेहत को लेकर भी सतर्क हो जाएं। इसका सबसे ज्यादा असर सेहत पर होता है। बच्चों और बुजुर्गों को और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। या डॉक्टर के अनुसार अभी सुबह और शाम में ठंड है। ऐसे में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से आप सलाह लें। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर बम ब्लास्ट का खौफनाक मंजर अब भी लोगों के दिलो दिमाग में घूम रहा है। हादसे को 56 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक नया नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। 55 साल की लीलावती करीब 2 दशक से बारूद का कारोबार कर रही थी, जहां इसमें उसकी 2 बेटियां भी साथ देती थी। स्थानीय लोगों की माने तो काजवली चक्र में लीलावती बड़े पैमाने पर बारूद का अवैध कारोबार करती थी। उसका सालाना टर्नओवर लाखों में था, जहां उसकी 2 बेटियां पिंकी और आरती इसमें साथ देती थी। इस हादसे में लीलावती का पूरा परिवार ही काल के गाल में समा गया है। साथ ही बड़ी बेटी पिंकी के साथ उसके 2 बच्चे प्रियांशु और आयांश की भी मौत हो गई है। लीलावती का बारूद के कारोबार को इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने अपनी बड़ी बेटी पिंकी को अपने घर बुला लिया। जब पति ने जब इसका विरोध किया तो उसे भी छोड़ दिया। छोटी बेटी आरती की शादी अभी हाल ही में हुई थी। जहां स्थानीय महिला सुशीला देवी ने बताया है कि लीलावती के पति की मौत 25 साल पहले हो चुकी थी। जब तब से वे अपने दोनों बेटियों के साथ अकेले रहती थी। जब दिखाने के लिए तो लीलावती कोयले का कारोबार करती थी। इसी की आड़ में वह बारूद का धंधा चलाती थी। जहां स्थानीय लोगों की माने तो लीलावती साल में केवल 2 महीने कोयले का कारोबार करती थी, जब बाकी के 10 महीने बारूद का कारोबार करती थी। लोगों को इसके बारे में पता नहीं चले, इसके लिए बाहरी लोगों को अपने धंधे में शामिल नहीं करती थी। वह दोनों बेटियों से ही मदद लेती थी।
दोस्तों बात करते हैं कि खबर है बॉलीवुड के गलियारों से, जहां पटना वाले खान सर का क्रेज इन दिनों तहलका मचा रहा है। जब मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन भी अब खान सर की मुरीद हो गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री ने पटना वाले खान सर का एक वीडियो देखा तो बस उनकी दीवानी ही बन गई। जहां एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया के आधिकारिक हैंडल पर खान सर का एक वीडियो शेयर किया है। जहां इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें खान सर भारत के नक्शे पर नदियों और भारत की भौगोलिक सीमा की चर्चा करते हुए इसे भारत के राष्ट्रगान से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब खान सर वीडियो में सबसे पहले अखंड भारत की चर्चा कर रहे हैं। जब वीडियो में खान सर बता रहे हैं कि उत्तर में हिमालय पर्वत, फिर यूपी की दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना, इसके बाद दरविल भारत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब को नक्शे पर समझाते हैं। इस तरह से ये सभी अखंड भारत के चौतरफा मार्क किया हुआ लोकेशन है। वीडियो के आखिर में खान सर राष्ट्रगान का पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, दरविल, उत्कल, बंग के जरिए अखंड भारत को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि दरअसल हमारा राष्ट्रगान अखंड भारत को ही बता रहा है। अखंड भारत, अखंड भारत। ये पर्वत बोलिए तो हिमालय। कौन सा पर्वत है? हिमालय। मध्य प्रदेश में विंध्याचल। यूपी की दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। ये भारत बोलिए तो द्रविड़ भारत, द्रविड़ भारत। ये राज्य बोले तो महाराष्ट्र, ये राज्य गुजरात। ये पाकिस्तान का ये राज्य कौन सा होगा? सिंध। पाकिस्तान का राज्य सिंध, सिंध होगा। ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल, उत्कल है। कलिंग था, कलिंग के बाद क्या हो गया? उत्कल हो गया। कलिंग के बाद क्या हो गया? उत्कल, उत्कल हो गया। ये कौन सा जगह है? बंगाल। पहले बंगाल में पूरा था, ये पहले पूरा का पूरा क्या था? बंगाल। बंगाल से ही आसाम टूटा, झारखंड टूटा, बिहार टूटा। समझ गए कि नहीं? सब उसी से पूरा का पूरा क्या था? बंगाल। ये पूरा का पूरा एरिया पहले पंजाब कहलाता था। पूरा का पूरा एरिया पंजाब कहलाता था। किसी को कोई दिक्कत है? ये एरिया क्या हो गया? कलिंग। ये महाराष्ट्र का पूरा एरिया। नीचे वाला द्रविड़ भारत। भारत का राष्ट्रीय गीत देखें, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो भारत का नक्शा है। भारत का राष्ट्रीय गीत ना होकर भारत का नक्शा है। ध्यान से पढ़िए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। खत्म भारत। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के खाते में साइबर ठगों की नज़र है। वे अब ऐसे लोगों के खाते से पैसे की निकासी कर रहे हैं। यह ताज़ा मामला बिहार के पूर्णिया जिले के मरंगा सहायक थाना क्षेत्र के रहुआ पंचायत के जोतल खाए गांव के एक लाभार्थी के बैंक खाते से प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि गायब हो गया है। यह लाभार्थी जयमाला देवी पति सुबोध यादव के द्वारा ग्राहक सेवा केंद्र हरदा SBI में जाँच कराने के दौरान पता चला है कि उसके खाते में 15 फरवरी को ही PM आवास योजना का राशि 40,000 रुपये आ चुका था, लेकिन बिना कहीं फिंगर दिए ही 21 और 22 फरवरी को 10-10 हज़ार, 2 मार्च को भी 10,000 रुपये खाते से गायब हो गया। इसको लेकर के जयमाला देवी द्वारा CSP हरदा के संचालक अरुण कुमार और CSP कल्याणपुर रहुआ के बाबूलाल पासवान पिता चिनो पासवान से भी पूछा। थक हार करके लाभार्थी ने मरंगा सहायक थाना में आवेदन देकर के जांच करके दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर एक बार फिर से करारा हमला बोला है। शुक्रवार को विधानसभा में अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार का नेतृत्व एक थके हुए मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सरकार उनकी सहयोगी बीजेपी के द्वारा रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाई जाती है। जहां RJD ने यह बात इस सप्ताह की शुरुआत में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किए गए बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कही है। तेजस्वी यादव लगभग 1 घंटे तक बोले और फिर इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बार बार थके हुए शब्द का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर वही दोहराने का आरोप लगाया है जो लोग सड़कों पर कहते हुए सुना जा सकता है। यह साल 2005 के बाद से अधिकांश समय बिहार पर शासन करने वाले NDA पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि बिहार में अभी भी 50% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे क्यों है। तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य के दर्जे की बार बार मांग करने के लिए भी नीतीश सरकार का मखौल उड़ाया और इस पर आश्चर्य जताया है कि इसमें अड़चन क्यों है, जबकि मुख्यमंत्री की पार्टी JDU केंद्र में भी BJP नीति सरकार में भागीदारी है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जल्द से जल्द विद्यालय सहायक के 1172 पदों पर भर्ती की जाएगी। जहां इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है, जहां साथ ही साथ पद भी सृजित किए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के सभी विद्यालयों में अब विद्यालय सहायक की बहाली पंचायतों के माध्यम से होगी। जब पंचायत के द्वारा स्कूलों में विद्यालय सहायक की भर्ती की जाएगी, इसकी जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार के राजकीकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों और प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक संवर्ग के पद को तत्काल प्रभाव से मरणशील घोषित करते हुए विद्यालय सहायक के पद का सृजन किया गया है। आपको बता दूं कि इन पदों पर पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के माध्यम से भर्ती की जाएगी। वहीं कुल खाली पदों के 50% पर अनुकंपा के आधार पर भर्ती किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा देने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच आज से शुरू हो गई है। जहां इसको लेकर के बोर्ड के द्वारा सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग जिलों में मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जाँच के लिए करीब 169 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इस मूल्यांकन केंद्र पर कॉपियों की जाँच की जाएगी। वहीं अगर बात पटना जिले की करें तो फिर यहाँ 12 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जाँच 2 पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा द्वितीय पाली में 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक जांच किया जाएगा। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे में लगे होंगे। जब मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 5 मार्च से 17 मार्च तक चलेगा। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा तैयारी की जा रही है। इसका रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनाया जाएगा। आपको बता दूं कि नीतीश कैबिनेट के वर्तमान मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये खुशी की बात है कि राजधानी पटना के तर्ज पर यानी कि राजधानी पटना की तरह मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनाया जाएगा। जहां इन दोनों जगहों पर कुल 16 करोड़ 11 लाख लागत से बनने वाले खादी मॉल के निर्माण के लिए टेंडर भी हो चुका है और बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कोशिश करेगी कि इसका निर्माण जल्द से जल्द हो। जब वहीं इसके बनने से शहर की रौनक पहले की तुलना में और बढ़ेगी। जब बिहार के इन 2 जिलों में मॉल बनना तय है। जब बिहार सरकार के वर्तमान उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजधानी पटना के जैसी पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल का बनना तय हो गया है। इन दोनों जगहों पर कुल 16 करोड़ 11 लाख लागत से बनने वाले खादी मॉल के निर्माण के लिए टेंडर भी निकल चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण बन रहे हालातों से आपकी जेब पर भारी असर पड़ने की आशंका है। यह स्मार्ट वॉच हो या फिर कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन, आपकी गाड़ी हो या फिर घंटों इस्तेमाल में आने वाला लैपटॉप या तकनीक के वे सभी गैजेट जिन्होंने हमारी आपकी ज़िंदगी को सरल बनाया है, वे चिपसेट यानी कि सेमीकंडक्टर की बदौलत बनाया है। तकनीक से जुड़ी रोजमर्रा की ये सभी चीज़ें अब महंगी होने की आशंका है। यह वजह है यूक्रेन रूस के बीच हो रहा युद्ध। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध से क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दूं कि दरअसल सभी गैजेट, गाड़ी, घड़ी में इस्तेमाल होने वाले चिप्स बनते केवल विश्व के यानी कि दुनिया के 3 देशों में हैं, जहां हालांकि इसका रॉ मटेरियल ज्यादातर यूक्रेन और रूस में बनता है। चिपसेट यानी कि सेमीकंडक्टर की कमी पहले से ही दुनिया में होना शुरू हो गई थी, जहां अब इसके और बढ़ने की आशंका है। जहां मेट के CEO जॉर्ज पॉल बताते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के कारण यूक्रेन की निर्यात क्षमता कम हो रही है। यह रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध के कारण भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। युद्ध के कारण यूक्रेन से जो मटेरियल आता है जैसे तेल, गैस, यूरेनियम जैसे चीजों की सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा। दुनिया भर में 70% नियान यूक्रेन से आता है। यह दुनिया भर में 40% पैडेरियम रूस से आता है। इनकी सप्लाई युद्ध के चलते बाधित होगी। ये सभी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ या फिर धातु हैं। हीलियम, पैलेडियम का उपयोग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए होता है। सेमीकंडक्टर का उपयोग आज सभी प्रोडक्ट में होता है। जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फ्रिज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इन सभी में सेमीकंडक्टर यूज होता है। जहाँ ऑटोमोबाइल, डिस्प्ले, कंप्यूटर बनाने और फिर टीवी बनाने पर इसका असर होगा। जहाँ आजकल ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं किया करता हो। यूक्रेन और रूस से तेल, गैस जैसे कई प्रोडक्ट आते हैं। इसका असर पूरे विश्व पर होगा। जब भारत पर इसका कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ग्लोबल चेन पर निर्भर करेगा। ये चीन रूट से सप्लाई नहीं होते हैं। जहाँ सेमीकंडक्टर एक राज्य में बनता है तो प्रोडक्ट किसी और राज्य में।
दोस्तों अब बात करते हैं कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 3 तलाक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत तो बच्चियों के हिजाब से नफरत क्यों। पीएम कलाकार है, यदि वे राजनीति में ना होते तो हिंदी या फिर भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए होते। असदुद्दीन ओवैसी सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि भाजपा को हराने इनके बूथ का नहीं है, उन्हें सिर्फ हमारी पार्टी और उसके सहयोगी दल मिलकर के हराएंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा की इनकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। जहाँ रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहा छात्र जब सुबह परीक्षा देने जाता है तो फिर पर्चा लीक हुआ रहता है, जब वे लाचार होकर के बगैर परीक्षा के लौट आता है। ओवैसी ने कहा है कि प्रदेश के चुनाव का नतीजा आते ही एक बार फिर से महंगाई के लिए जनता तैयार रहे। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में सरकार को फेल बताया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल, चिकित्सक और ऑक्सीजन के अभाव में हजारों की जान चली गई, जब सरकार अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था नहीं कर सकी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बक्सर जिले में एक युवक ने कुल्हाड़ी से काटकर अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या की घटना तब हुई जब युवक की मां खाना परोस रही थी। युवक का सनक यहीं पर नहीं थमा। ग्रामीणों की माने तो युवक को गिरफ्तार करने आई पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जब युवक कुल्हाड़ी लेकर के उनके पीछे दौड़ पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो गई। यह घटना के बाद गाँव में अफरा तफरी मच गई। घटना बीती रात बताई जा रही है, जब बक्सर जिले के बक्सर थाना क्षेत्र के एकोना गाँव में आरोपी मृत्युंजय कुमार को उसकी मां खाना परोस रही थी। इसी दौरान सन की पुत्र ने महिला पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए, जिससे कि उसका चेहरा बुरी तरीके से लहूलुहान हो गया। गहरे जख्म और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर जिले के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजबली चेक में देर रात एक मकान में हुए धमाके ने बिहार सरकार को हिला करके रख दिया है। भागलपुर से लेकर के पटना पुलिस मुख्यालय तक के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि पटाखा बनाने के दौरान ही ये हादसा हुआ है, मगर घटनास्थल के हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। जहां पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर SSP को इस धमाके की हर एंगल से गहन जाँच करके विस्तार से रिपोर्ट जल्द देने को कहा है। जहाँ ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह के मुताबिक फौरी तौर पर ये बात सामने आई है कि धमाका पटाखे की फैक्ट्री में हुई है, लेकिन जिस तरह का विस्फोट हुआ है उससे कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इसकी जांच भागलपुर पुलिस और FSL की टीम कर रही है, जहां जरूरत पड़ने पर ATS भी जांच करेगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ये भी कहते हैं कि हाल के दिनों में भागलपुर और आसपास के जिलों में बमों का सिलसिलेवार तौर पर मिलना और विस्फोट होना चिंता पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी भागलपुर में विस्फोट की घटना हुई थी, जहां उस समय भी ATS को जांच करने की जिम्मेदारी दी थी। इस घटना की भी जांच ATS से कराई जाएगी। अगर स्थानीय थाना स्तर पर भी कोई गड़बड़ी हुई तो फिर उसकी भी जांच कराई जाएगी। इस हादसे के बाद चर्चा का बाजार काफी गर्म है। भागलपुर से लेकर के पटना पुलिस मुख्यालय तक के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पटाखा बनाने के दौरान ही यह हादसा हुआ है, मगर घटनास्थल के हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। जहां घायलों से बातचीत में भी पटाखे वाले बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि जिस लीलावती के घर में ये विस्फोट हुआ उसके घर में हर वक्त 8 से 10 बोरा विस्फोटक रखा हुआ रहता है, जबकि पिछले 21 सालों से उनके पास पटाखा बनाने का कोई लाइसेंस नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में जैसे जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार का बड़ा चेहरा सामने आ रहा है। जब समस्तीपुर के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी कि ADSO नवीन कुमार के ठिकानों पर जब स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी कि SVU की टीम ने छापे मारा तो फिर उसके होश उड़ गए। जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में शुक्रवार को 12 घंटे हुई विजिलेंस की छापेमारी में इस छोटे से अधिकारी की 20 करोड़ रुपए से अधिक की काली कमाई उजागर हुई है। इन पर 2,17,64,746 रुपए के आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन जब छापा पड़ा तो पता चला कि ये तो 20 करोड़ से भी ज्यादा का मालिक है। नवीन कुमार के IRS दामाद नवनीत कुमार भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, जहां उनके ऊपर CBI ने अपना शिकंजा कस लिया है। जहां IRS दामाद सस्पेंड है, उनके ऊपर CBI चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। SVU के अनुसार नवीन कुमार ने अपनी बेटी की शादी IRS के साथ 2017 में की थी, जिसमें पानी की तरह पैसे बहाए थे। दिन भर चली छापेमारी के बाद SVU के हाथ जो सबूत लगे हैं उसके मुताबिक बिहार के बेगूसराय में नवीन कुमार ने 4 और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक फ्लैट खरीद रखा है। बेगूसराय में 4 फ्लोर का आलीशान घर है। ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर सभी फ्लोर के कुल 6 फ्लैट काफी सुसज्जित हैं। जब बेगूसराय में इनकी दूसरी प्रॉपर्टी भी 4 फ्लोर वाली है।
इसमें शहर का नामी और बड़ा हॉस्पिटल चलता है। बेगूसराय में ही NH 31 पर इनकी तीसरी प्रॉपर्टी है जो एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है और उसमें 15 दुकानें हैं। बेगूसराय के ही मंझोल ब्लॉक में 1 बीघा जमीन का प्लॉट खरीद रखा है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। यह इनकी 5वीं प्रॉपर्टी कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित गीतांजलि पार्क पत्नी शिव कुमारी के नाम से एक फ्लैट खरीद रखा है जो काफी आलीशान है। यह तलाशी के क्रम में जमीन खरीदने के 15 डॉक्यूमेंट मिले जिसकी कीमत 40 लाख से अधिक की है। जिस तरीके से नवीन कुमार ने सरकारी नौकरी करते हुए काली कमाई के जरिए करोड़ों की अकुत संपत्ति अर्जित की है उसे देखकर SBU के अधिकारी भी हैरान रह गए। यह प्रॉपर्टी के अलावा उन्होंने करोड़ों रुपए चल अचल संपत्ति निवेश कर रखा था। यह इनके घर 6 से अधिक बैंक अकाउंट और फिर उनके चेक बुक हाथ लगे हैं। जब पड़ताल की गई तो फिर अकाउंट में 40 लाख से अधिक रुपए जमा मिला। फिर कई फिक्स डिपॉजिट सबूत मिले। यह आशंका है कि अकाउंट में जमा रुपया और अधिक हो सकता है। यह इसके अलावा सोना चांदी की ज्वेलरी भी मिला। करीब 50 लाख से अधिक की ज्वेलरी खरीदे जाने के रसीद मिले। जब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इन्होंने शातिर करके 3 बार अपना नाम बदला। ADG नैयर हसनैन खान के अनुसार SVU की टीम को जो आज छापेमारी करने के क्रम में बेगूसराय में स्थित नवीन कुमार के घर पर काफी परेशानी हुई। दोस्तों बात करते हैं कि गाड़ी मालिकों के लिए आने वाले समय में एक विशेष किस्म की परेशानी होने वाली है। जहाँ ऐसे में अगर आपके पास भी गाड़ी है तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल सरकार ने गाड़ियों के लिए नया नियम लागू किया है। बहुत ज़्यादा गाड़ियों के अगले शीशे पर फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना अनिवार्य होने वाला है। यह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि ये कब तक लागू होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर कार को कबाड़ की श्रेणी में रखा जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हैवी गुड्स पैसेंजर व्हीकल, मीडियम गुड्स और लाइट मोटर व्हीकल्स के विंडो स्क्रीन के बाईं ओर ऊपर के फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन मार्क लगाना होगा। वहीं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ई कार्ट और क्वाड्री साइकिल में भी विंडो स्क्रीन के बाईं ओर ऊपर लगाया जाएगा। अगर उस जगह पर लगता है तो यह नोटिफिकेशन के अनुसार मोटरसाइकिल या फिर 2 पहिया वाहन में उस हिस्से में लगाना होगा जहां सर्टिफिकेट साफ दिख सके। दोस्तों बात करते हैं कि बीते कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध की खबरें आ रही है। दोनों देशों के हालात किसी से भी छिपे नहीं हैं। जब लोग अपनी जान बचाने के लिए सबसे मदद मांग रहे हैं। थोड़े समय पहले की बात करूं तो फिर यूक्रेन न सिर्फ सुरक्षित देशों में से एक था बल्कि यहाँ टूरिस्ट की भी भीड़ लगी रहती थी। रूस के बारे में तो लोग बहुत सी बातें जानते हैं लेकिन यूक्रेन के बारे में बेहद कम ही लोगों को जानकारी है। तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं यूक्रेन जैसे सुंदर देश से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही कोई जानता हो। आप जानते हैं तो बात करते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा भी हुआ करता था मगर 1990 में उसने संघ से अलग होकर के अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये देश ना सिर्फ सबसे अलग है बल्कि ये बाकी देशों के मुकाबले काफी चीजों में अच्छा है। जिस तरह भारत के लोग कृषि को बहुत ही मान्यता देते हैं उसी तरह यूक्रेन भी खेती को लेकर के बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के लोग खेती बहुत ही खुशी से करते हैं। यही नहीं, खेती के लिए पूरी दुनिया में ये 3 नंबर पर आता है। यही बात इसे बाकी देशों से अलग बनाती है। यूक्रेन यूरोप के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर शहर की 30% आबादी रहती है और गांव में कम से कम 70% लोग रहते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन में कम आबादी है लेकिन तकनीकी मायनों में ये देश किसी से कम नहीं है। यूक्रेन में लड़कियों को सजने संवरने का बहुत शौक होता है। जहाँ वही माना जाता है कि इस देश की लड़कियां बहुत सुंदर होती है। यही नहीं, यहाँ लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने और फिर किसी लड़के को डेट करने की पूरी छूट है। युद्ध के चलते दोनों देशों की तुलना की जा रही है लेकिन आपको बता दो कि यूक्रेन भी हथियारों के मुकाबले कम नहीं है। यूक्रेन परमाणु हथियारों के चलते 3 नंबर पर आता है। यूक्रेन में लगभग 5000 प्राचीन किले बने हुए हैं। यूक्रेन का काम्यानेट्स पोडोल्स्की महल यूक्रेन के सबसे सुंदर महलों में से एक है। जहाँ इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यूक्रेन में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यूक्रेन में यूक्रेनी भाषा का प्रयोग तो किया जाता है लेकिन यहाँ के लोग रूसी भाषा बोलने वाले काफी लोग हैं। जहाँ इस कारण यहाँ के लोगों को दोनों भाषा आती है। आपको बता दें कि बाकी देशों के मुकाबले यूक्रेन में शिक्षा पर बहुत कम खर्च होता है। यही वजह है कि ज्यादा भारतीय छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। पूरी दुनिया में सगाई की अंगूठी को बाएं हाथ में डाला जाता है लेकिन यूक्रेन में
उल्टे हाथ में अंगूठी डालने की रस्म है। बात करते हैं कि यूक्रेन में फेमस पकवान के बारे में, तो यूक्रेन में पारंपरिक तौर पर ब्रोस और वेरेंकी काफी मात्रा में पसंद किया जाता है। अगर बात करें फेमस खेल की, तो यहाँ के लोग फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते हैं। ये खेल वहाँ के फेमस खेलों में से एक है। जब यूक्रेन रूस से अलग होकर के अपना अलग देश बनाना चाहता था, तब उनके पास 78,000 सेना के जवान थे। ये देश यूरोप में सबसे ज्यादा सैन्य रखने वाला देश है। यहाँ पर सेना में भर्ती जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपको 420 बोले तो अजीब लगता होगा। जब किसी को ठग बोलना होता है तो उसे 420 कहा जाता है। जी हाँ, आम बोलचाल की भाषा में 420 संख्या बहुत बदनाम है। दरअसल 420 उन लोगों के साथ जोड़ा जाता है जो ठग होते हैं या फिर उछल कपट के सहारे अपना काम निकालते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ठग के लिए 420 क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और 420 के अलावा 421 या फिर 520 क्यों नहीं बोलते? तो आपको बता दो कि ये सिर्फ नंबर ही नहीं है, बल्कि इसका कानूनी वजूद है। दरअसल संख्या 420 भारतीय दंड संहिता की एक धारा है। ये धारा वैसे शख्स पर चर्चा की जाती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा दे, बेईमानी करे, यहाँ तक कि झांसे में लेकर के दूसरों की संपत्ति हड़प ले। 420 संख्या को अंग्रेजी के शब्द चीटिंग के साथ जोड़ा जाता है। इससे साफ हो जाता है कि संख्या 420 धोखा, बेईमानी और छल कपट से जुड़ा है। इसी आधार पर भारत के कानून में धारा 420 का वृहद रूप रखा गया है। इस धारा के नतीजे के बारे में भी बताया गया है। यहाँ तक कि दंड का भी प्रावधान है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखा करता है, छल करता है, बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति की बहुमूल्य वस्तु या फिर संपत्ति में परिवर्तित करता है, उसे नष्ट कर देता है, या फिर इस काम में किसी दूसरे की मदद करता है, तो फिर उसके खिलाफ धारा 420 लगाई जाती है। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने खुद के स्वार्थ के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ जालसाजी करके उसकी संपत्ति या फिर मूल्यवान वस्तु खुद के नाम करता है, नकली हस्ताक्षर करता है, आर्थिक या फिर मानसिक दबाव बना करके दूसरे की संपत्ति को अपने नाम करता है, तो उसके खिलाफ धारा 420 लगाई जाती है। इस अपराध के तहत अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। इसमें जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। दोस्तों अब बात करते हैं कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सदन में 540 सदस्य में से केवल ये AIMIM के 2 सांसद हैं, और इनमें से जब ओवैसी खड़े हो जाते हैं दलितों, पिछड़ों और बेबस लोगों की बात करने के लिए, तो भाजपा के 306 MP कहते हैं कि ओवैसी बैठ जा बैठ जा। उन्होंने हिंदू वोटरों को लेकर कहा है कि अगर कोई हिंदू भाइयों पर जुल्म करता है तो फिर आप मुझे पुकारिए, मैं आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए दौड़ा चला आऊँगा। ओवैसी ने कहा है कि वे संविधान बचाने की लड़ाई के लिए, दलितों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ओवैसी आगे बोलते हुए कहा कि वे केवल अल्पसंख्यक की बात नहीं करते और न सिर्फ दलित, पिछड़ा और समाज विशेष की बात नहीं करते हैं, वे कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वे मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करते हैं, उनकी लड़ाई संविधान बचाने की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू भाई मुझे सहायता के लिए बुलाते हैं तो मैं दौड़ता हुआ चला आऊँगा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। वहीं अगर कोई दलित पुकारेगा कि अंबेडकर के संविधान को बचाना है, तो परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आपको बता दूं कि यूपी के 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होने वाला है, यानी कि कल, जिसके लिए प्रचार प्रसार थम गया है, और नतीजा 10 मार्च को आएंगे, यानी कि 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि 3 मार्च 2021 के दिन को बिहार के भागलपुर का कुछ परिवार शायद जिंदगी में कभी ना भूले। जब किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो कई लोगों ने अपनों को खो दिया। एक एक करके कई धमाके हुए और फिर पूरा दृश्य बदल गया। कहीं मलबा गिरा था तो कहीं उसके नीचे लोग दबे थे। चश्मेदीद जब आप बीती सुनाने लगे तो फिर उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। जहां अपनों की जान का क्या गम होता है वह उनकी आंखों में झलक रहा था। पिंकी नाम की एक पीड़ित महिला ने कहा है कि वह कैसे हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता। अचानक तेज धमाका हुआ, आवाज सुनकर वह बाहर निकली तो फिर देखा कि मकान गिरा। रात ही अपने मायके भागलपुर आई थी। रात में जब वह खाना खा करके सोने गई थी कि बाहर में काफी तेज आवाज आई और बगल का घर उसके घर के ऊपर गिर गया। पिंकी कहते हैं कि जोरदार आवाज सुनकर वह डर गई और घर से बाहर भागने लगी। बाहर निकलते समय उसके ऊपर काफी सामान गिरा, लेकिन जैसे तैसे वह घर से भागकर निकल गई। जहां घर में उसके पिता सो रहे थे, मलबे में दबने से उनकी मौत हो गई। घर के अंदर उनकी एक पड़ोसी भी थी जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जहां वह सोने के लिए घर में आती थी। जब पास की ही रहने वाली एक दूसरी महिला ने बताया है कि जोरदार आवाज सुनकर जब वह घटनास्थल पर पहुंची तो फिर देखा कि आसपास के मकान जमींदोज हो चुके हैं। जहां उन्होंने कहा कि ये पहली बार
बार नहीं है जब किसी त्यौहार के पहले ब्लास्ट हुआ हो। जब कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है। इस घटना में 3 से 4 घर को नुकसान पहुंचा है। स्थिति देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में लोग अपना ज़्यादातर समय स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप पर बिताते हैं। लोग अपना बैंकिंग से जुड़ा अपना अधिकतर काम भी ऑनलाइन ही खुद से कर लेते हैं। जब ऐसे में साइबर अपराध भी इसका फायदा उठा रहे हैं। जब देश में बैंक फ्रॉड के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को अपने झांसे में फंसा करके उनके बैंक अकाउंट को कुछ मिनटों में खाली कर देते हैं। इसमें साइबर अपराधी अलग अलग तरह के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एक तरीका स्मिशिंग का भी है। इसमें अपराधी एक SMS के जरिए आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। तो आइए इसे डिटेल से जानते हैं कि स्मिशिंग क्या होती है और आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये स्मिशिंग क्या होती है, क्या है। तो स्मिशिंग शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी कि SMS और फिशिंग का मेल होता है। जब फिशिंग यानी कि आपकी जानकारी चोरी करने के लिए ईमेल करना है। देश भर में लोगों को ऐसे मैसेज मिलते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि आपके अकाउंट्स के साथ गड़बड़ है और उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। उन्हें किसी नए प्रयोग के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी कहा जाता है। जब मैसेज में लिंक और टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए व्यक्ति के साथ बैंक फ्रॉड हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप इससे कैसे बचें। तो बात करते हैं कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि सेल फोन्स में वायरस आ सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से मिले लिंक पर क्लिक ना करें। इसके अलावा ईमेल या फिर टेक्स्ट मैसेज द्वारा अपनी वित्तीय या फिर निजी जानकारी को शेयर ना करें। इसके साथ बैंक को संदेहास्पद ईमेल के बारे में सूचित करें जिनमें उनके नाम और लोगो का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा नियमित तौर पर अपने बैंक अकाउंट को चेक करें जिसमें किसी धोखाधड़ी या फिर अनाधिकृत तौर पर अकाउंट तक पहुंचने को पकड़ा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि BPSC ने बिहार सरकार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 पदों पर प्रधानाध्यापक के पदों पर बहाली निकाली है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शनिवार यानी कि कल से ही लेना शुरू हो गया है। जब बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहली बार 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 2189 पद सुरक्षित होंगे। जब BPSC को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले प्राचार्य की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नहीं होती थी। जब साक्षात्कार और अनुभव के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होती थी यानी कि हेड मास्टरों की बहाली होती थी। इसमें वरीयता के आधार पर प्रभारी प्राचार्यों की नियुक्ति होती रही है। आयोग की ओर से परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च तक है। जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनने के लिए कम से कम 8 साल कार्य अनुभव होना चाहिए। जहां इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय में 10 वर्षों का अनुभव जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि नई फसल सहायता योजना में शामिल हो जाएगा। यह सरकार की ओर से फसल क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा देने का प्रावधान है जिससे किसानों को कम से कम आर्थिक नुकसान हो। इसी क्रम में शुरू की गई फसल सहायता योजना में अब एक और फसल को शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह सूचना बिहार के किसानों को विशेष रूप से राहत देगी। जहाँ उत्तर बिहार के किसानों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ यहाँ लीची की खेती व्यापक पैमाने पर होती है किंतु कोरोना काल या फिर इस तरह की अन्य स्थितियों की वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। माना जा रहा है कि अब किसानों को सुविधा मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जब दाम में कोई बदलाव ना होने से लोगों को राहत मिली है। राजधानी पटना और इसके अलावा मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, गया और भागलपुर में 6 मार्च यानी आज पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई भी बदलाव नहीं आया है। आज पटना में पेट्रोल 105 रुपये 90 पैसा प्रति लीटर और डीजल 91 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। जानकारी के मुताबिक तेल कंपनी इंडियन ऑयल के मुताबिक पूर्णिया में पेट्रोल 107 रुपये 44 पैसे और डीजल 92 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर लोग खरीद रहे हैं। भागलपुर में पेट्रोल 106 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से लोग खरीद रहे हैं। इसी तरीके से गया में पेट्रोल का रेट 106 रुपये 75 पैसा प्रति लीटर है और डीजल 91 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 106 रुपये 67 पैसा प्रति लीटर और डीजल 91 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम करने के बाद बिहार में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद बिहार में तेल के रेट में कमी देखने को मिली थी। इसके बाद से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाया है जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के बक्सर जिला में प्यार में पागल एक प्रेमी जोड़ा ने गंगा नदी में आत्महत्या करने की नियत से छलांग लगा दी, जिसके बाद नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरों ने डूब रहे प्रेमी जोड़ी की जान बचा ली और परिजनों के साथ पुलिस को इसके मामले में सूचना दी। जब मामला डुमराव अनुमंडल के अंतर्गत नैनीजोर ओपी क्षेत्र के बिहार घाट का है, जहां आत्महत्या की नियत से प्रेमी जोड़े ने गंगा नदी में छलांग लगाई। जब बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन जब लड़की के परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने लड़की की शादी कहीं और तय कर दी थी। जब इसी को लेकर के दोनों ने ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया। मछुआरों ने दोनों की जान बचा करके उनके परिवार वालों तथा पुलिस को इस बात की सूचना दी। इसके बाद लड़का और लड़की के परिवार वाले दोनों को अपने अपने घर लेकर चले गए। जब लंबे समय से प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाकर के शादी करना चाहते थे। जब परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगी तो लड़की के घर वालों ने इसकी शादी कहीं और तय कर दी। पहले भी परिवार वाले लोक लज्जा के कारण समझाने बुझाने का काफ़ी कोशिश की थी, फिर भी दोनों ने मिलना जुलना नहीं छोड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि यूक्रेन रूस में चल रहे भयंकर युद्ध में से बचकर भारत लौटे छात्रों को कई दिनों से अपने भविष्य को लेकर के चिंता हो रही थी, लेकिन देश के मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी ने इस चिंता को आज खत्म कर दिया है। जहां एनएमसी ने एक सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है कि अब अपनी इंटर्नशिप अधूरी छोड़कर देश आने वाले 100 देशी मेडिकल स्नातक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद इंटर्नशिप भारत में ही पूरी कर सकेंगे। एक सर्कुलर में एनएससी ने कहा है कि यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों द्वारा कोरोना और फिर युद्ध का सामना किया गया है, जहां और इस पीड़ा और तनाव को देखते हुए उनके आवेदनों पर राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमति दी जा सकती है। जब बशर्ते उम्मीदवारों ने विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा को भारत में इंटर्नशिप पूरा करने के लिए आवेदन करने से पहले पास कर ली हो। आपको बता दूं कि एनएमसी का यह फैसला यूक्रेन छोड़कर भारत आए सैकड़ों मेडिकल छात्रों के लिए मददगार हो सकता है, जिन्हें रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे सैन्य आक्रमण के कारण अपना पाठ्यक्रम छोड़ना पड़ा था। एनएमसी ने कहा है कि यदि उम्मीदवार मापदंडों को पूरा करता है तो फिर राज्य चिकित्सा परिषदों द्वारा 12 महीने की इंटर्नशिप या फिर बचे हुए अवधि जैसा भी मामला हो उसके लिए अंतिम पंजीकरण दिया जा सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।